Good afternoon to all of you. As we were discussing the initiate history, और पहला टॉपिक हमने खत्म कर लिया, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द हिस्ट्री. बट नाउ वी विल कम टू बिफोर कि मैं मेन टॉपिक्स पे आ जाऊं जो हमारे सिलेबस के रिलेटेड टॉपिक्स हैं, उससे पहले वी नीड टू नो कि हम जो चीजें पढ़ रहे हैं हिस्ट्री में, जो भी हम चीजें हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, अगर हम किसी सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर हम किसी एम्पायर के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर हम किसी किंग के बारे में पढ़ रहे हैं, सो ऑल दैट थिंग्स जो भी हम पढ़ रहे हैं उनका सोर्स क्या है. सो वी कैन से द सोर्सेज ऑफ द इंडियन हिस्ट्री. सो वी हैव टू सोर्सेज ऑफ द इंडियन हिस्ट्री. फर्स्ट लेट मी डिफाइन दिस. हिस्टोरियंस किस चीज को सोर्स कहते हैं. देखिए, जो हिस्टोरियंस हैं वो इस जो वर्ड है दैट इज द सोर्स जो वर्ड है इसको इस्तेमाल किया जाता है टू रेफर टू एन एविडेंस. कोई भी एविडेंस या आपके पास मटेरियल कोई भी एविडेंस या कोई भी मटेरियल आपके पास जिसको हम यूज कर सकते हैं टू रिकंस्ट्रक्ट and to understand what happened in past, that's called the source of history. These sources can be archaeological sources, these sources can be literary sources that we have, these can be archaeological sources, these can be inscriptions, these can be coins, these can be the material remains, the buildings, the temples that we have, or there can be the literary sources, the written material in front of us. आप इस तरीके से इस चीज को ले सकते हो कि आपके पास अगर कोई डिटेक्टिव होता है तो डिटेक्टिव क्या काम करता है, वो बिट बाय बिट चीजों को देखता है, उनको एनालाइज करता है और वो फिर उन्हीं बिट्स को इस्तेमाल करके क्या काम करता है, एक प्रूफ पेश करता है. और वही हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट्स यही काम करते हैं. दे आर लाइक द डिटेक्टिव्स. They use all these bits to reconstruct the past, to reconstruct what has happened in that civilization. That gives us the clues about our past. So इन्हीं bits को ये historians जमा करते हैं. Either that can be archaeological sources, material things, or that can be the literary sources. Now, here I have given the whole chart from the book. That inscriptions, coins, material remains, everything. But we will go through one by one. हम एक एक करके इन सब चीजों को पढ़ेंगे. First, let us start with the archaeological sources. And in the archaeological sources, we will start with inscriptions. We will start with inscriptions. Inscriptions. Now what are these inscriptions? ये inscriptions क्या होते हैं, ये क्या चीज है inscriptions? These inscriptions जो हमारे पास writings है, जो writings अगर आपने देखा होगा बचपन में हम जब स्कूल जाते थे तो हम अपने टेबल्स पे वहां पे अपना नाम लिखते थे, अपने किसी फेवरेट हीरो का नाम लिखते थे. So those things, those writings those writings which are engraved on hard surfaces, and उनको हम क्या कहते हैं, उनको inscriptions कहते हैं. या तो ये inscription स्टोन की होगी, स्टोन्स पे आप देखने को मिलेगी, या तो आपके पास मेटल्स पे देखने को मिलेगी, या तो आपके पास पोट्री पे देखने को मिलेगी. पोट्री. और हमें पता है कि पहले जब हम देखते हैं मेटल से पहले देयर वर स्टोन्स. सो द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस, दोज अर्लीस्ट राइटिंग्स एनग्रेव्ड ऑन दीज recorded hard surfaces, they will be on the stones. So earliest inscriptions किन पे थे? These were on the stones. और ये जो inscriptions हमारे पास हैं, these inscriptions जो है ये कंटेन करती हैं दोनों चीजों को. दैट इज, एक तो ये कंटेन करते हैं स्क्रिप्ट्स को,
और लैंग्वेज को, दोनों चीजों को, स्क्रिप्ट्स को भी, लैंग्वेज को भी। लेकिन टाइम के साथ साथ आप देखते हो कि लैंग्वेज इवॉल्व हो गई है, तो लैंग्वेज चेंज हो गई है। सो जो इंडिया की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इंडिया में हमारे पास जो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन है, अर्लीस्ट वो हमें यहां पे प्राकृत लैंग्वेज में देखने को मिलते हैं, प्राकृत में देखने को मिलते हैं। एंड दिस प्राकृत, this was a language, and this language was used by the common people at that time. common people, आम लोग, जो आम शहरी जो थे उस टाइम के, वो इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, दैट इज प्राकृत का। अगर आप यहां पे देखोगे तो द अशोका इंस्क्रिप्शंस, द मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शंस दैट वी हैव, जो हम देखते हैं, जो हमारे सामने आते हैं, जो हम पढ़ते हैं, दैट आर द अशोकन इंस्क्रिप्शंस। एंड जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस थे हमारे पास, दे वर इन द प्राकृत लैंग्वेज। मोस्ट, दैट इज मोस्ट ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शंस, अशोकन इंस्क्रिप्शंस, जो मोस्ट ऑफ द अशोकन इंस्क्रिप्शंस हमारे पास है, वो हमें प्राकृत लैंग्वेज में देखने को मिलती है। और अगर मैं यहां पे और एक एग्जांपल दूं आपके पास, हमारे पास यहां पे बहुत बड़े शाका रूलर थे, दैट इज रुद्रदमन, रुद्रदमन की भी हमारे पास जो है इंस्क्रिप्शंस मिलती है। ही वाज अ शाका रूलर, शाका रूलर, इसकी भी इंस्क्रिप्शंस हमारे पास मिलती है। एंड दीज इंस्क्रिप्शन, द रुद्रदमन यूज्ड द इंस्क्रिप्शंस वेरी लॉन्ग। सो हम कह सकते हैं जो पहले पुराने फर्स्ट लॉन्ग इंस्क्रिप्शंस थे, जो फर्स्ट लॉन्ग इंस्क्रिप्शंस किसमें, ये हमारे पास चस्ती संस्कृत में थे, संस्कृत। नाउ व्हाट डज दिस चस्ती मीन्स? ये चष्टी संस्कृति किसको कहते हैं हम? चष्टी का मतलब होता है, ये एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है प्योर। दैट इन द प्योर संस्कृत लैंग्वेज, द फर्स्ट इंस्क्रिप्शंस, द फर्स्ट लॉन्ग इंस्क्रिप्शंस इन द संस्कृत, वो हमें शाका रूलर से मिलते हैं, दैट इज रुद्रदमन। या हमारे पास सिर्फ प्राकृत, सिर्फ हमारे पास हम कह सकते हैं कि सिर्फ संस्कृत के इंस्क्रिप्शंस नहीं, हमारे पास और भी इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं। हमें यहां पे आर्मिक या एरामिक एंड ग्रीक, इसमें भी हमें इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं। ग्रीक लैंग्वेज के भी इंस्क्रिप्शंस, स्क्रिप्ट्स के देखने को मिलते हैं, दैट्स इन द अफगानिस्तान बहुत ज्यादा। And Afghanistan at that time, याद रखना, that was part of the Indian subcontinent, that was part of Bharat. Now, why these inscriptions were being used? So, ये जो inscriptions हैं, जो kings उस time के थे, वो यूज करते थे इन inscriptions को, किस लिए? To record their achievements. Achievements उनके रिकॉर्ड करने के लिए, या हम कह सकते हैं उनकी एक्टिविटीज को, या हम कह सकते हैं उनके आइडियाज को रिकॉर्ड करने के लिए, या डोनेशंस that we have number of inscriptions in number of temples where Muslims rulers have given the donations, where the Hindu rulers have given donation to the Muslim mosques. So हमारे पास ये एक सोर्स है हिस्ट्री को पढ़ने का। अगर आप आइडियाज की बात करते हो, फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट आइडियाज। अगर हम आइडियाज की बात करते हैं तो हमें अशोका के इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, जहां पे अशोका प्रोक्लेम करता है धम्मा को। या अगर हमें अचीवमेंट्स की इंस्क्रिप्शंस देखनी है तो हम जूनागढ़ इंस्क्रिप्शंस देखते हैं, जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन संस्कृत में है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शंस अचीवमेंट्स की, जूनागढ़।
Junagadh inscriptions. Junagadh inscriptions. And they were in Sanskrit. संस्कृत, और ये संस्कृत में थे, एंड दीज वर रिटन अबाउट सेकेंड सेंचुरी सी. सेकेंड सेंचुरी सी के टाइम पे लिखे गए थे. और इनको किसने, ये किसके इंस्क्रिप्शन से, दैट वाज ऑफ द रुद्रदमन. रुद्रदमन, जहां पे जिक्र होता है एक फेमस लेक का, दैट इज द सुदर्शन लेक का जिक्र होता है. दिस सुदर्शन लेक जो है, इसको बिल्ड किया था वहां के लोकल गवर्नर के, जिसका नाम था पुष्यगुप्ता, ड्यूरिंग द मौर्याज रूल. तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिल रही है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें इंस्क्रिप्शन से मिल रही है. या हमारे पास अगर हम कह सकते हैं कि और एक टाइप है इंस्क्रिप्शन का, दैट इज वोटिव इंस्क्रिप्शन. वोटिव, वोटिव. एंड व्हाट डज दिस वोटिव मीन्स? देखिए, कहीं पे कोई किंग होता था जो वो गिफ्ट करता था, वो गिफ्ट देता था रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को, गिफ्ट टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस. रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को ये गिफ्ट देता था. और फिर वो क्या काम करता था, जब वो किसी भी मंदिर को, किसी भी मस्जिद को, किसी भी खानका को, जब वो क्या काम करता था, डोनेशंस पेश करता था, उसके बाद वो अपना नाम जो है वो लिखवाता था वहां के दरवाजे पे, वहां के पिलर्स पे, कि मैंने इस फलाना टाइम पे फलाना डोनेशन दिया है. और वो हमें किस तरीके से मिलता है? वो इंफॉर्मेशन हमारे पास इन्हीं वोटिव इंस्क्रिप्शंस की मदद से मिलती है. So the votive inscriptions are those inscriptions in which we record, our ancestors have recorded the gifts made to the religious institutions by number of rulers. And after that we have another type जिस पे क्वेश्चन आया भी है, that is प्रायश्चित inscriptions. प्रायश्चित inscriptions. PRASHATI, या प्रहस्ती इंस्क्रिप्शन जो कहते हैं, प्रहस्ती इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं इनको, प्रहस्ती. देखिए, कोई जो किंग्स थे ना, वो चाहते थे कि हमारी तारीफें हो, और उस टाइम पे उनके दरबार में जो बहुत सारे शायर होते थे, और वो शायर क्या काम करते थे, वो शायर इस किंग की तारीफें करते थे. और जब वो इंस्क्रिप्शंस, जहां पे पॉइंट प्रेज कर रहा हो, ग्लोरीफाई कर रहा हो रूलर को, तब उन इंस्क्रिप्शंस को हम प्रहस्ती इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं. क्या मतलब है इसका, प्रहस्ती इंस्क्रिप्शंस का? द पोइट्स प्रेज्ड द किंग, कि बादशाह सलामत, आप सबसे अच्छे हो, बादशाह सलामत आपने ये किया, बादशाह सलामत आपने वो किया. अगर आप देखते हो कि अगर इसकी एग्जाम्पल्स आपको चाहिए प्रहस्ती इंस्क्रिप्शंस की, तो वी हैव गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, जो सतवाहनाज के टाइम पे किंग थे. वहां पे हमें मिलती हैं ये प्रहस्ती इंस्क्रिप्शंस. या समुद्रगुप्ता के टाइम पे, समुद्रगुप्ता बहुत बड़े रूलर थे इंडिया के, बहुत बड़े गुप्ता किंग जो हमारे पास थे, गुप्ता पीरियड के थे ये. हम आएंगे इन सब पे. दैट इज द समुद्रगुप्ता. इसकी भी तारीफें की थी. जो प्रयाग प्रहस्ती आपको मिलती है, गो दैट मीन्स प्रयागा में आपको इंस्क्रिप्शंस मिलती है, प्रहस्तीज मिलती है, जो किसने लिखी थी, दैट वाज हरिशिना. या आपको पुलिकेशन सेकंड जो चौलकिया रूलर था, जिसकी प्रहस्तीज लिखी थी रविकृति ने. सो दिस प्रहस्तीज इंस्क्रिप्शंस, दे वर द पोइटिक फॉर्म. These inscriptions were in the poetic form, poetic form. So I can say glorification of the rulers.
glorification of the rulers. अब एक चीज है सर, हमने जो इंस्क्रिप्शंस हैं, अब एक सवाल जहन में ये नोट कीजिए आप, ये चीज है, नोट कीजिए आप इस चीज को, इस चीज को नोट कीजिए आप, दैट कि जो कोई भी एनिशिएंट स्क्रिप्ट्स को या राइटिंग सिस्टम को जो स्टडी करता है, इन एनिशिएंट स्क्रिप्ट्स, इस एनिशिएंट राइटिंग सिस्टम को स्टडी करने को क्या कहते हैं? दैट इज द पैलियोग्राफी। क्या ये याद रखना है आपको? स्टडी ऑफ, ये पेन क्यों चेंज हो गया? स्टडी ऑफ एनिशिएंट स्क्रिप्ट्स, एनिशिएंट स्क्रिप्ट्स एंड राइटिंग स्टाइल, उसको क्या कहते हैं? उसको हम पैलियोग्राफी कहते हैं। उसको हम पैलियोग्राफी कहते हैं। और द स्टडी ऑफ दीज इंस्क्रिप्शंस, जो हम अभी इंस्क्रिप्शंस बोल रहे थे, द राइटिंग्स दैट हैव बीन एनग्रेव्ड ऑन द हार्ड सरफेसेस, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एपिग्राफी कहते हैं। दैट इज स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, that's called as epigraphy. So ये आपको याद रखनी है चीजें। नाउ जब हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस की बात करते हैं तो हम सिर्फ इनिशिएट इंस्क्रिप्शंस की बात ही नहीं करते हैं, बट यहां पे हमारे पास और एक सोर्स भी है, दैट आर कॉइन्स। कॉइन्स, क्योंकि आप जो देखते हो कॉइन्स, जो हमारे पास अर्लीस्ट कॉइन्स जो हम देखते हैं, वहां पे आपको सिंबल्स देखने को मिलते हैं। जो अर्लीस्ट है वहां पे आपको सिंबल्स देखने को मिलते हैं, सिंबल्स। और जो उसके बाद कॉइन्स आई लेटर पीरियड में, वहां पे आप क्या देखते हो? वहां पे नेम ऑफ किंग्स के नाम देखने को मिलते हैं। या सिर्फ किंग्स के नहीं, वहां पे आप गॉड्स को भी देखते हो कि बहुत सारे जो रूलर्स थे, जिन गॉड्स की वो पूजा करते थे, उनका नाम। या कुछ कॉइन्स पे आप डेट्स भी देखते हो, उनमें सिर्फ डेट्स थे, डेट कि किस पीरियड की है ये। ठीक है, यहां पे हमें बहुत डिफरेंट टाइप्स की कॉइन्स मिलती है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव पंच मार्क्ड कॉइन्स, पंच मार्क्ड कॉइन्स। जो हमारे पास पंच मार्क्ड कॉइन्स होते थे वो हमें 6th सेंचुरी बीसी के बाद मिली। 6th सेंचुरी बीसी के बाद जो हमें मिली पंच मार्क्ड कॉइन्स। तो ये जो पंच मार्क्ड कॉइन्स होती थी, दे वर मेड अप ऑफ सिल्वर एंड कॉपर। ये सिल्वर और कॉपर की बनी होती थी। एंड दीज कॉइन्स, दीज पंच मार्क्ड कॉइन्स, इनको गिना जाता है अमंग द अर्लीस्ट, कि जिनको मिंट किया गया हो, जिनको पिघलाया गया हो, उसके बाद ये यूज की गई हो। That is earliest to be minted and used। और इन पे जो सिंबल्स हमें देखने को मिलते हैं वो बियर के सिंबल्स देखने को मिलते हैं। बालू के सिंबल्स उसमें उन पे देखने को मिलते हैं। और अगर हम कुशन्स की बात करें, यहां पे और एक चीज देखिए, अब यहां पे हमने पंच मार्क्ड कॉइन्स की बात की, यहां पे हमारे पास बहुत सारी कॉइन्स जो रिकंस्ट्रक्ट हो रही है, जो हम देखते हैं, जो हमें मिलती है, डिस्कवर होती है। सो वो इंडो ग्रीक कॉइन्स, इंडो ग्रीक ऑरिजिन, इंडो ग्रीक कॉइन्स,
ये जो हमारे पास इंडो ग्रीक कॉइन्स है, दे वर ऑल्सो मेड अप ऑफ सिल्वर एंड दे वर मेड अप ऑफ कॉपर एंड रियरली देयर वाज द यूज ऑफ गोल्ड ऑल्सो इन दीज कॉइन्स. ठीक है. ठीक है. ऊपर मैंने यहां पे बियर बोला था, देयर वर नंबर ऑफ अदर एनिमल्स के भी होते थे और बाकी सारी सिंबल्स भी होते थे. सॉरी, यहां पे थोड़ा सा भूल गया था. तो इंडो ग्रीक्स कॉइन्स जो हमारे पास हैं, यहां पे पहली बार कि इंडिया में कॉइन्स जो मिंट हो रही थी, इंडो ग्रीक कॉइन्स पे पहली बार इंडिया ने विटनेस किया कि यहां पे किंग्स के नाम लिखे जाते थे. जो बादशाह थे उनके नाम लिखे जाते थे, उनकी इमेज उस पे डाली जाती थी. दीज वर द इंडो ग्रीक कॉइन्स. या वी हैव द कॉइन्स फ्रॉम द कुशाना पीरियड. कुशानास, कॉइन्स बाय कुशानास. कुशानास. जब हम कुशानास की बात करते हैं तो दे वर द फर्स्ट, वो इंडिया के पहले ऐसे रूलर थे जिन्होंने यहां पे लार्ज स्केल में गोल्ड कॉइन्स का इस्तेमाल किया. गोल्ड कॉइन्स का इस्तेमाल किया. एंड गोल्ड कॉइन जो इस टाइम पे होती थी कुशानास के पीरियड में, बोला जाता है कि उनमें बहुत हायर डिग्री की जो मेटालिक प्योरिटी होती थी. हम ये भी देखते हैं कि गुप्ता पीरियड में भी कॉइन्स थी, गोल्ड कॉइन्स थी, बट यहां पे जो कुशन पीरियड में जो कॉइन्स थी, दे वर हैविंग हायर डिग्री ऑफ मेटालिक प्योरिटी. बहुत हाई प्योरिटी थी. अब यहां पे आपने नाम सुना होगा, दैट इज कनिष्का. इसके टाइम पे भी गोल्ड कॉइन्स थी, लेकिन यहां पे एक चीज थी, जो यहां पे इसके टाइम पे गोल्ड कॉइन्स थी, वहां पे एक साइड पे गोल्ड कॉइन पे आप इमेज देखते थे इसकी किंग की, कुशाना की, और दूसरे साइड पे आप देखती थी इमेज ऑफ डीटी. ठीक है. तो यहां पे कनिष्क की बात कर रहे थे. और अब जब आप देखते हो कि गुप्ता पीरियड में भी, नॉट ओनली इन दिस पीरियड, गुप्ता पीरियड में भी, गुप्ता पीरियड की हम बात करते हैं तो इस टाइम पे भी देयर वाज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द गोल्ड कॉइन्स दैट हैज बीन इशूड. लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स इशूड. और यहां पे बोला जाता है कि जो ट्रेड था इस टाइम का, जो यहां के मर्चेंट्स थे, जो गिल्ड्स इस टाइम के थे, वो इन्हीं गोल्ड कॉइन्स में ट्रेड करते थे. एंड नाउ द स्टडी ऑफ दीज कॉइन्स, नाउ दिस द नोट, स्टडी ऑफ दीज कॉइन्स, स्टडी ऑफ कॉइन्स ओब्लिक करेंसी, उसको हम क्या कहते हैं? प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखिए क्या कहते हैं उस चीज को. उसको हम कहते हैं न्यूमिस्मैटिक्स. ठीक है. सिर्फ आर्कियोलॉजी में हम कॉइन्स, हम सिर्फ ये सारी चीजें नहीं देखते हैं, बट द अनदर एस्पेक्ट इज दैट वी स्टडी अबाउट द मटेरियल रिमेन्स. इसकी भी हम बात करते हैं. हमने एपिग्राफिक की बात की, हमने न्यूमिस्मैटिक सोर्सेज की बात की, बट मेनी मटेरियल रिमेन्स, वो भी हमारे चीख के हमें बोलते हैं कि भाई साहब हम भी पास्ट के, हमें स्टडी कीजिए, आपको बहुत सब कुछ देखने को मिलेगा अपने पूर्वजों के बारे में. अगर आप यहां पे देखोगे तो टेंपल्स हमारे पास है, या हमारे पास स्कल्पचर्स हैं जो पूरी कंट्री में फैले हुए हैं.
आपके पास यहां पे चैत्यास है, आपके पास यहां पे विहारास है, एंड दिस चैत्यास आर नोन एज द बुद्धिस्ट प्रेयर हॉल्स। जो प्रेयर हॉल्स होते थे बुद्धिस्ट के, सैक्रेड प्रेयर हॉल्स, जो सैक्रेड प्रेयर हॉल होता था उसको हम कहते थे चैत्या। और विहारा जो हमारे पास है दैट इज द मोनेस्ट्री, जहां पे ये रहते थे जो बुद्धिस्ट मॉक्स थे, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। या हमें यहां पे फिगराइंस भी बहुत सारी मिलती है, हमें फिगराइंस मिलती है स्टोन की, हमें फिगराइंस मिलती है यहां पे मेटल्स की, हमें यहां पे टेराकोटा की फिगराइंस मिलती है जब हम एक्सकेवेट करते हैं, एक्सकेवेशन करते हैं। या हम यहां पे आर्टिफैक्ट्स को भी पढ़ते हैं, आर्टिफैक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स जो उस टाइम पे, क्योंकि बोला जाता है कि जो एविडेंसेस हैं कि सिर्फ आजकल के टाइम पे हम नहीं देखते हैं कि हमारी माएँ बहनें जो हैं वो फैशनेबल है। क्या फैशनेबल है? आप अपने इतिहास को पढ़िए, आप देखिए, जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन को पढ़ते हो तब आप देखते हो कि वो कितने फैशनेबल थे। द आर्टिफैक्ट्स दे वर यूजिंग, द ट्रिमेंडस नंबर ऑफ आर्टिफैक्ट्स दे वर यूजिंग, ट्रिमेंडस नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स वो फैशन के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। यही सारी चीजें हैं जो हमें नहीं पता है, लेकिन हमें पढ़ना है इन सब चीजों के बारे में। नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग दिस आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, क्योंकि आगे हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे जब भी हम मेन हिस्ट्री को उठाएंगे फ्रॉम द स्टोन एज, तब हम आर्टिफैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, तब हम इन स्कल्पचर्स के बारे में पढ़ेंगे, तब हम इन चैत्यास विहारास के टाइम पे बुद्धिस्ट में पढ़ेंगे। तो हम इन सब चीज़ों को एक एक करके पढ़ेंगे। बट नाउ लेट अस कम टू द लिटरली सोर्सेज। सॉरी, लिटरली सोर्सेज। Literally sources that in the written records that we have। यहां पे अगर हम लिटरली सोर्सेज की बात करते हैं तो यह बोला जाता है कि यहां पे 2500 BCE के टाइम पे यहां पे जो राइटिंग है, राइटिंग इवॉल्व हुई थी, राइटिंग स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो ये चीज़ें बोली जाती है, ये सारी चीज़ें। एंड फर्स्ट द राइटिंग स्टार्टेड ऑन द पाम लीव्स एंड ब्रिक बार्क जो हमारे पास है, ब्रिच बार्क जो हमारे पास होते हैं उन पे। बट नाउ यहां पे एक चीज़ है, जब मैंने ऊपर भी बात की थी, मैंने आपको बोला था कि वहां पे जब हम लिटरली सोर्सेज की बात करते हैं तो हम यहां पे पहले सबसे बड़ा सोर्स जो है हमारे पास दैट इज रिलीजियस लिटरेचर। रिलीजियस लिटरेचर, और जब हम रिलीजियस लिटरेचर की बात करते हैं तो उसमें भी हमारे पास क्या है, उसमें सबसे बड़ा सोर्स जो है हमारे पास दैट इज द वैदिक लिटरेचर, और वी कैन से द हिंदू रिलीजियस लिटरेचर। उसमें हमारे पास वैदिक लिटरेचर आता है, वैदिक लिटरेचर आता है उसमें, या उसमें हमारे पास लेटर वैदिक लिटरेचर आता है, लेटर वैदिक। नाउ दिस वैदिक लिटरेचर एंड द जो हम अर्ली वैदिक लिटरेचर कहते हैं और लेटर वैदिक लिटरेचर कहते हैं, तो जब हम इस वैदिक लिटरेचर को पढ़ते हैं तब हमें बहुत सारी चीजें हमारे सामने आती है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हमारे पास आती हैं जिनको हम पढ़ के यहां पे जो है कि अपनी हिस्ट्री को जो है रिकनेक्ट कर पाते हैं। तो अगर हम एक सेकंड, तो यहां पे जो हमारे पास लिटरेचर, जब हम लिटरेचर की बात करते हैं तो रिलीजियस लिटरेचर, जिसमें हमारे पास वैदिक लिटरेचर आता है और लेटर वैदिक लिटरेचर आता है। अगर हम इस वैदिक लिटरेचर की बात करें तो हमारे पास वेदास आते, वेदास के बाद हमारे पास यहां पे ब्रह्मनास आते हैं, ब्रह्मनास के बाद हमारे पास यहां पे अरियंकास आते हैं, और अरियंकास के बाद यहां पे हमारे उपनिषद आते हैं।
ठीक है, अगर हम वेद की बात करते हो तो हमारे पास कौन से वेद है? 4। दैट इज द रियल वेद्स, दैट इज कॉल्ड ऋग्वेद, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और यहां पे अथर्ववेदा, अथर्ववेदा। एंड दिस वेदास वेर ऑल्सो कॉल्ड एज द नित्या, इनको और एक नाम से भी जाना जाता है, दैट इज नित्या। एंड व्हाट डज दिस नित्या मीन्स? दैट्स एग्जिस्टिंग इन ऑल इटर्निटी, एग्जिस्टिंग इन ऑल इटर्निटी। या इनको श्रुति भी कहा जाता है कि सुनिए, हियर। एंड द ओल्डेस्ट अमंग दीज 4 वेदास वेर ऋग्वेदा। तो जब हम वैदिक पीरियड में जाएंगे तब हम वहां पे बात करेंगे इसकी कि जो हमारे पास ऋग्वेदा है दैट इज डिवाइडेड इनटू 10 मंडलास। जो हमारे पास 2 मंडला नंबर 2 टू मंडला नंबर 7, दे आर द फैमिली बुक्स, दे आर द रियल एंड द ओल्डेस्ट। जो रेस्ट हमारे पास मिलती है 2 टू 7, वो हमारे पास रेस्ट 2 टू 7 इज फैमिली बुक्स, दे आर द रियल वेदास। लेकिन जो बाकी हमारे पास है जो 1, 9, 8 और 10, दे आर द एडिशंस इन द वेदास। यहां पे मंडला नंबर 2 की गृत्समिदा की बात करेंगे, हम विश्वामित्रा की बात करेंगे जिसमें गायत्री मंत्र हमारे पास है। तो ये सारी चीजें भी हम बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ सिर्फ वेदास ही नहीं है जो हमें हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देता है, हिस्टोरिकल सोर्स देता है, लिटरेचर है, लेकिन यहां पे हमारे पास एपिक्स भी है। एपिक्स, बहुत सारे एपिक्स हमारे पास है। एंड द मोस्ट जो हम यहां पे रिलायबल 2 एपिक्स जो हमारे पास हैं दैट इज महाभारत, महाभारत एंड रामायण, रामायण। और अगर हम महाभारत की बात करते हैं, देखो यहां पे शॉर्ट में ही मुझे ये सारी चीजें पढ़ानी होगी क्योंकि आगे हम फिर से इन सब चीजों को रिपीट करना है, तो आई विल ट्राई कि मैं इनको शॉर्ट में ही यहां पे कवर कर पाऊं। जो महाभारत हमारे पास है, दिस इज द एट्रीब्यूट टू द सेड व्यासा। महाभारत की बात करें तो यह माना जाता है कि यह एट्रीब्यूट था किसका? जो हमारे पास सेज व्यासा थे, व्यासा। और ये जो महाभारत हमारे पास है ये रिफ्लेक्ट करती है कौन से इवेंट्स को? दैट इज हम कह सकते हैं 10th सेंचुरी बीसी से लेकर 4th सेंचुरी बीसी तक। जो इस दौरान जो हमारे पास इवेंट्स हुए हैं वो हम महाभारत के में देखते हैं। एंड दिस महाभारत, अगर इसमें और थोड़ा सा डेप्थ में जाए, चलो अब जाते हैं। अगर इस महाभारत की बात करें हम तो इनिशियली इसमें टोटल जो थी दैट इज 8800 वर्सेस थी, वर्सेस हमारे पास। लेकिन उसके बाद देयर वाज एडिशन इन दिस, और अभी के टाइम पे जब हम देखते हैं, अभी के टाइम पे देयर आर अप्रोक्सीमेटली 24,000 वर्सेस। और जब ये 8,000 वर्सेस थी उस टाइम पे इसको जया कहा जाता था, जया, जया। एंड दिस जया इज द कलेक्शन दैट डीलिंग विद द विक्ट्री। जया विक्ट्री, ठीक है, विक्ट्री के साथ डील करती थी ये वर्सेस। और अभी के टाइम पे इसको अब कहा जाता है भारता, इन 24,000 वर्सेस को भारता, भारता। क्योंकि अभी के टाइम जब हम महाभारत को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इट कंटेन द स्टोरीज जो हमारे डिसेंडेंट्स थे ऑफ द भारता ट्राइब। जो पहले भारत की बात की थी हमने, भारतवर्षा की, तो ये भी। और इसके बाद और ज्यादा वर्सेस, इसको फुल फाइनल जब कंपाइलेशन इसका किया गया, इट एक्सपेंडेड टू अप्रोक्सीमेटली 1 लाख वर्सेस, 1 लाख वर्सेस। पहले क्या कहा जाता था? पहले इसको जया कहा जाता था, दैट वाज 8800 वर्सेस। आफ्टर दैट भारता, एंड नाउ इट्स कॉल्ड एज, जब ये 1 लाख वर्सेस बना तब इसको कहा गया महाभारत। आप समझ आ रहा है? पहले जया, जया के बाद भारता, भारता के बाद महाभारत। और इसमें हमें देखने को मिलता है
या इसमें हमें देखने को मिलता है कि जो कौरवा और पांडवा के बीच में कन्फ्लिक्ट था, कौरवास और पांडवास के बीच में लेटर वैदिक टाइम्स पे, वो सारी चीजें। या हमारे पास और एक इंस्क्रिप्शन है और एक इपिक है हमारे पास, नॉट इंस्क्रिप्शन, इपिक, दैट इज द रामायण, दैट इज द रामायण, रामायण। और ये माना जाता है कि ये वाल्मीकि जी ने लिखी थी, दिस इज एट्रीब्यूटेड टू वाल्मीकि, and originally it was having approximately 6,000 verses. Originally it was having 6,000 verses, or later it expanded to approximately 12,000, and after that finally when the compilation completed it was 24,000. so ये addition है, ओरिजिनल में 6,000 थी, ठीक है। so यहां पे 12,000, उसके बाद 24,000, ठीक है। और बोला जाता है कि इसका जो रामायण का जो कंपोजिशन है वो स्टार्ट हुआ था 5th सेंचुरी बीसी में, 5th सेंचुरी बीसी में, और इसको इवॉल्व हो गई, फिर 5 स्टेज में इवॉल्व हो गई, एंड लास्ट 12th सेंचुरी में बोला जाता है कि ये कंप्लीट हुई है, 12th सेंचुरी। 12th सेंचुरी में। लेकिन यहां पे सिर्फ हमारे पास, हम जब लिटरेचर की बात करते हैं कि जो हमारे पास लिटरली सोर्सेज हैं जिनसे हम हिस्ट्री खंगालते हैं, जिनसे हम हिस्ट्री के टिडबिट्स लेते हैं, उनमें सिर्फ यही नहीं है, बट यहां पे कुछ हमारे पास रिचुअल बुक्स भी थी, रिचुअल बुक्स, रिचुअल बुक्स जिनमें हमारे पास थी, जिनको हम कहते हैं कि पोस्ट वैदिक पीरियड की जब हम बात करते हैं तो पोस्ट वैदिक पीरियड, पोस्ट वैदिक पीरियड, पोस्ट वैदिक पीरियड में हमारे पास दैट इज फ्रॉम टाइमलाइन अप्रोक्सीमेटली मैं बोल सकता हूं दैट इज 600 to 300 बीसी। और इस टाइम पे बोला जाता है कि सिग्निफिकेंटली एक बॉडी बनी थी रिचुअल लिटरेचर की, जो कंपोज हो गई थी, जिसमें हमारे पास है कुछ, मैं कुछ के नाम बोलूंगा, सबके तो नहीं नाम बोल पाऊंगा क्योंकि उतना टाइम भी नहीं है और उतना ज्यादा हमें पढ़ना भी नहीं है। दैट इज श्रुता सूत्रास, श्रुता सूत्रास, जो हमारे पास पब्लिक सैक्रिफाइसेस होते थे, पब्लिक सैक्रिफाइसेस, और दिस श्रुता सूत्रास, जो हम श्रुता सूत्रास की बात करते हैं, दीज वर द बिग पब्लिक सैक्रिफाइसेस। इसमें क्या होता था, बिग पब्लिक सैक्रिफाइसेस के बारे में, पब्लिक सैक्रिफाइसेस। और ये जो सैक्रिफाइस करते थे, ये हमारे पास जो उस टाइम के प्रिंस होते थे और 3 वर्नास, जो आपके पास अपर 3 हायर वर्नास हैं, उनके लिए यहां पे हमें रिचुअल बुक्स में देखने को मिलता है। जब हम और बात करते हैं तो गृह सूत्रास हमें मिलते हैं, गृह सूत्रास, गृह सूत्रास मतलब, गृह का मतलब क्या होता है, घर। जो डोमेस्टिक रिचुअल्स हमारे पास थे, डोमेस्टिक रिचुअल्स, इसमें हमें इंफॉर्मेशन मिलती है डोमेस्टिक रिचुअल्स की, जो अभी तक चलते आ रहे हैं, जो अभी तक चलते आ रहे हैं। इवन ऑल द कम्युनिटीज, देखिए कैसे, बर्थ, नेमिंग ऑफ ए बेबी, या सैक्रेड थर्ड सेरेमनी, या हम कह सकते हैं मैरिज, उसके लिए जो रूल्स थे, या हमारे पास जो फिनरल्स, उनके लिए जो रूल्स थे, वो सब चीजें, तो ये हमें गृह सूत्रास से देखने को मिलते हैं। या हमारे पास सुलभ सूत्रास होते थे, सुलभ सूत्रास, शुल्ब सूत्रास। अब देखिए, आपके पास जो है श्रुता सूत्रास है, जहां पे आप बिग पब्लिक सैक्रिफाइसेस के बारे में जो रूल्स है वो दिए गए थे वहां पे। गृह सूत्रास जो डिस्क्राइब करता है आपके डोमेस्टिक रिचुअल्स को,
और शुल्ब सूत्रास हमारे पास हैं दैट वेर अबाउट द मेजरमेंट्स। लेकिन किसकी मेजरमेंट्स? जो आप यहां पे रिचुअल्स कर रहे हो उसके लिए यू नीड द सैक्रिफिशियल altars, sacrificial altars। उनका मेजरमेंट क्या होना चाहिए, किस चीज के लिए कौन सा मेजरमेंट होना चाहिए, उनको कैसे कंस्ट्रक्ट करना है आपको, जहां पे आप यज्ञ करोगे, यज्ञ ही बोलते हैं आई थिंक। जहां पे आप पूजा करोगे वहां पे जो अल्टर्स होंगे, जहां पे आप डोमेस्टिक रिचुअल्स, जहां पे आप पब्लिक सैक्रिफाइसेस करोगे, उसका मेजरमेंट कितना होना चाहिए, दैट वाज इन द शुल्ब सूत्रास। और नॉट ओनली दीज, वी हैव द बुद्धिस्ट लिटरेचर ऑल्सो, बुद्धिस्ट लिटरेचर। दैट गिव्स अस इनसाइट्स अबाउट आवर पास्ट। उसमें हमारे पास आते हैं त्रिपिटिका या त्रिपिटिका भी बोलते हैं हम, जिसमें हमारे पास सुत्त पिटिका आता है, जिसमें हमारे पास विनय पिटिका आता है, और जिसमें हमारे पास अभिधम पिटिका आता है। ये भी हमें जो हमारे हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं, जो हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं अपने हिस्ट्री को, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। सिर्फ यही नहीं, त्रिपिटिका ही नहीं, जो हमारे पास जटाका टेल्स है, जटाका टेल्स, व्हाट वर दीज जटाका टेल्स? जो बुद्धिस्ट स्टोरीज थी हमारे पास, जो हमें इंफॉर्मेशन देती है अबाउट द प्रीवियस लाइव्स ऑफ द गौतम बुद्धा। और ये स्टोरीज जो हमें सोशल इकोनॉमिकल कंडीशन किसकी बोलते हैं, दैट इज द 5th and the 2nd century। 5th to 2nd century के बीच में क्या सोशल कंडीशंस थी, क्या इकोनॉमिक कंडीशंस थी, क्या पॉलिटिकल सिचुएशंस थी ड्यूरिंग द एज ऑफ बुद्धा, वो हमें यहां जटाका टेल से मिलती है। दैट इज द कलेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट टेल्स। बुद्धिस्ट टेल्स यहां से हमें मिलता है, या हमारे पास यहां पे बहुत सारा जैन लिटरेचर मिलता है, जैन लिटरेचर, वहां से भी हम अपनी हिस्ट्री को रिकनेक्ट कर पाते हैं। और जैन लिटरेचर जो है, जैन टेक्स्ट जो हमारे पास है, दे वर रिटन इन प्राकृत, वो सारे प्राकृत, मैक्सिमम प्राकृत लैंग्वेज में ही थे। और दीज वर फाइनली, दीज जैन लिटरेचर वाज फाइनली compiled in 6th century by वलाबी इन गुजरात। और इसमें जैन टेक्स्ट में हमें, जो जैन लिटरेचर है, हमें इसमें हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, जिससे हम रिकंस्ट्रक्ट कर पाते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री किसकी, उत्तर प्रदेश की, बिहार की, क्योंकि वहां पे जो था महावीरा था। और जब हम इस जैन लिटरेचर को पढ़ते हैं तब हमें वहां के जो जैन टेक्स्ट्स हैं, वो वहां के ट्रेड, वहां के ट्रेडर्स, वहां की पॉलिटिकल हिस्ट्री, जो बिहार और ज्यादातर बिहार और उत्तर प्रदेश के बारे में हमें बोलते हैं। So these also helps us in reconstructing our history. Not only these, but we have the non-religious literature also. Non-religious literature. Non-religious literature, जिसमें हमारे पास अष्टदया, अष्टदेय, ये जिसको ग्रामर आप पनानी भी कहा जाता है, ग्रामर आप पनानी, जो कंपाइल किया गया था इन 450 BC, कंपोज्ड 450 BC में। और यहां पे पनानी ने अरेंज किया था वॉवेल्स को, कॉन्सोनेंट्स को इन स्पेशल ऑर्डर, एक स्पेशल ऑर्डर में।
और यहां पे इसने क्रिएट की थी फॉर्मूला फॉर दैट फाउंड इन द अलजबरा। और यहां पे पनानी सिर्फ इन सब चीजों के बारे में, मैथमेटिक्स साइंस के बारे में नहीं बोलता है, यहां पे वो सोसाइटी के बारे में भी बोलता है, यहां पे इकोनॉमी को भी वो टच करता है, यहां पे लिटरेचर को भी वो टच करता है। या हमारे पास जो है नॉन रिलीजियस बुक्स में आती है, दैट इज जो हमारे पास लॉ बुक्स आती है, दैट इज धर्मसूत्रास। धर्मसूत्रास या और धर्मशास्त्रास। धर्मशास्त्रास हमारे पास, दीज वर द संस्कृत लॉ बुक्स। संस्कृत लॉ बुक्स, संस्कृत लॉ बुक्स, संस्कृत लॉ बुक्स, और जिनको कंपाइल किया गया था अराउंड अप्रोक्सीमेटली 500 BC के टाइम पे। और यहां पे जो पनिशमेंट्स मिलती थी कि अगर किसी इंसान को गिल्टी पाया जाता था थेफ्ट के मारे में, असाल्ट में, मर्डर में, एडल्ट्री में, वो सारी चीजें। या यहां पे हमारे पास सबसे बड़ी बुक जिसकी हम बात करते हैं, दैट्स अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कौटिल्य की, कौटिल्य की, एंड दिस वाज द लॉ बुक। और अर्थशास्त्र आपको याद रखनी है, ये एक किताब नहीं है, दीज आर 15 बुक्स, these are compilation of 15 books and these are having approximately 180 chapters है इसमें, and these are divided into 3 parts। पूछा गया क्वेश्चन, अर्थशास्त्र आर द compilation of 15 books written by Kautilya, it's having 180 chapters and 3 parts, जिनको चाणक्य भी कहा जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें। या हमारे पास यहाँ पे बायोग्राफीज मिलती है, पोइट्री मिलती है, ड्रामाज मिलते हैं। अगर हम उनकी बात करें तो थोड़ा सा उनके बारे में, आई थिंक अगर उनके बारे में ना पढ़ेंगे तो ये अधूरा रहेगा ये टॉपिक। कितना 47 उनके बारे में पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे राइटर होंगे या हमारे पास पोइट्स, और इस साइड में जो हम इनका वर्क देखेंगे। पहला नाम जो हमारे पास है दैट इज अश्वघोषा। अश्वघोषा, अश्वघोषा। जब हम इनकी बात करते हैं तो इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है, बहुत सारा काम है इनका। दैट इज इन्होंने जो सबसे बड़ी बुक जो इनकी है दैट इज बुद्ध चरिता। बुद्ध चरिता। इसके साथ साथ इन्होंने और एक बुक लिखी है दैट इज सरिपुत्र प्राकरण। सरिपुत्र प्राकरण, सरिपुत्र प्राकरणी। या इसने और एक बुक लिखी थी दैट इज सुंदर नंदा। सुंदर नंदा। या इसके साथ साथ इन्होंने और एक बुक लिखी थी दैट इज महालंकारा। महालंकारा। सो दीज आर द बुक्स दैट वर रिटन बाय अश्वघोषा। और यहां पे और एक नाम हमारे पास आता है, और एक राइटर दैट इज भाषा। भाषा जी ने भी बहुत सारी किताबें लिखी है, बहुत सारी किताबें। फॉर एग्जाम्पल बल्ला चरिता इन्होंने लिखी, मध्यमावया योगा इन्होंने लिखी है। इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है। यहां इसके बदले हम यहां पे और एक चीज, क्योंकि आई विल मैं वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ये PDF डाल दूंगा। और हमारे पास इंपॉर्टेंट दैट इज कालिदास। कालिदास, कालिदास जी की सबको याद है दैट इज अभिजानन शकुंतलम, सबको याद है। मालविका अग्निमित्री, दैट इज अभिजानन
शकुंतलम, शकुंतलम, या मालवीय अग्निमित्र, मालविका, मालविका अग्निमित्र या अग्निमित्रम। स्पेलिंग में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, वो आप चेक कर लेना। अग्निमित्रम, या विक्रम और वाष्यम लिखा था इन्होंने, या इन्होंने बहुत सारी पोइटिक वर्क्स भी इनकी बहुत ज्यादा है, दैट इज जिसमें मेघदूतम है। और मेघदूतम वाज नॉट अ ड्रामा, दैट वाज अ पोइट, दैट वाज अ पोइटिक बुक फॉर द कालिदास। ठीक है। या हमारे पास यहाँ पे विशाखा दत्ता है जिन्होंने मुद्रा राक्षा लिखी है, या जिन्होंने यहाँ पे हमारे पास बाण भट्ट है, बिल्हना है। ठीक है, बहुत सारी हमें देखने को मिलते हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पे। इवन नॉट ओनली दीज, वी हैव द एनिशिएंट अकाउंट्स ऑल्सो। एनिशिएंट अकाउंट्स में थोड़ी सी मुझे बात करनी है यहाँ पे, क्योंकि उसके बिना ये अधूरा रहेगा टॉपिक। एनिशिएंट अकाउंट्स, अब जब इतना हमने थोड़ा डेप्थ में इसको पढ़ा है तो एनिशिएंट अकाउंट्स को भी पढ़ेंगे। एनिशिएंट अकाउंट्स किनका? फॉरेनर्स का, फॉरेनर्स का। तो जब हम इनकी बात करते हैं तो हमारे पास सबसे बड़ा अकाउंट जो आता है दैट इज जो ग्रीक अकाउंट, जो ग्रीक्स। तो सबसे बड़ा ग्रीक्स में जब हम ग्रीक अकाउंट पढ़ते हैं इंडियन हिस्ट्री का, तो वहां पे हमारे पास हमें मिलता है मेगास्थनीज की इंडिका, मेगास्थनीज की इंडिका, जिसमें वो जिक्र करते हैं चंद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त के पीरियड का, चंद्रगुप्त के रेन का। ठीक है, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन का, उसकी सोसाइटी का, उसकी इकोनॉमी का। एंड इट ऑल्सो इंक्लूड सम एग्जेजरेशंस। और एक चीज यहां पे बोलूं मैं कि जो मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी थी, जो भी ओरिजिनल वर्क था मेगास्थनीज का, वो खो गया था, दैट गॉट लॉस्ट। ठीक है। और फिर हमें कुछ कोटेशंस, कुछ कहीं पे कुछ चीजें मिलती है जिनको लेटर फिर राइटर्स ने इस्तेमाल किया था, उसको रिकंस्ट्रक्ट किया थोड़ा बहुत। या हमारे पास यहां पे रोमन अकाउंट, रोमन, रोमन्स में यहां पे तीन बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट्स हैं। पहला है पेरिप्लस, पेरिप्लस ऑफ इथाइरियन सी या एरिथरन सी, एरिथरन सी, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 80 to 115 सेंचुरी में। और इट वाज रिटन, जो पेरिप्लस ऑफ द इथाइरियन सी है, ये किसी एनोनिमस ऑथर ने लिखी है। इसके बारे में कोई अकाउंट नहीं मिलता है कि ये लिखी किसने थी उस टाइम पे, लेकिन ये बोला जाता है कि जो ये है हमारे पास पेरिप्लस ऑफ द इथाइरियन सी जो अवेलेबल है, इट वाज रिटन बाय सम एनोनिमस ऑथर, वी डोंट नो अबाउट नेम ऑफ द ऑथर। लेकिन यहां पे जो ये जो पेरिप्लस है ऑफ इथाइरियन सी, यहां पे जो हमें सी रूट्स के बारे में पता चलता है, यहां पे इंडियन ओशन के बारे में, इंडियन ओशन का जिक्र होता है, इंडियन ओशन अकाउंट यहां पे दिया जाता है। यहां पे रेड सी के बारे में बातें होती है, यहां पे जो ट्रेड होता था उस टाइम पे पर्शियन गल्फ में, उसके बारे में बात हो रही थी। सो वो सब कुछ जिक्र है इसमें। दैट मीन्स इट्स इंपॉर्टेंट टू रिकंस्ट्रक्ट अवर हिस्ट्री, टू रीड दिस पेरिप्लस ऑफ इथाइरियन सी। उसके साथ साथ टॉलेमीज की ज्योग्राफिया बहुत इंपॉर्टेंट, टॉलेमीज जियोग्राफिया, टॉलेमीज जियोग्राफिया, जो अप्रोक्सीमेटली 150 सेंचुरी के टाइम पे लिखी गई है। एंड इट गिव्स अस द अकाउंट ऑफ द इंडियन ज्योग्राफी लिटिल बिट। और टॉलेमीज ज्योग्राफी कश्मीर के बारे में भी थोड़ा सा बोलती है, ये भी बहुत फैसिनेटिंग है कश्मीर के बारे में ज्योग्राफी। ये ज्योग्राफी एंड कॉमर्स के बारे में इसमें हमें देखने को मिलता है इसमें चीज़ें। या इसमें इसके बाद हमारे पास मिलती है प्लेनस नेचुरलस हिस्टोरिया, प्लेनस, प्लेनिस नेचुरलस हिस्टोरिया, प्लेनस नेचुरलस हिस्टोरिया,
जिसको अभी के टाइम पे नेचुरल हिस्ट्री बोला जाता है इस बुक को। दिस वाज रिटन इन द फर्स्ट सेंचुरी सी। एंड इसमें जो हमें मिलता है दैट इज जो ट्रेड होता था इंडिया एंड इटली के बीच में, इंडिया एंड इटली ट्रेड एनिशियंट टाइम्स का, इसमें वो अकाउंट देखने को मिलता है। ठीक है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, जोग्राफी, एथनोग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, जोग्राफी, बॉटनी, माइनिंग, बहुत। तो प्लानी द एल्डर जो थे, इन्होंने बुक लिखी थी नेचुरल हिस्ट्री फिर 77 सेंचुरी में। एंड दैट बुक जो है उसको डिवाइड किया था गया था फिर 37 बुक्स में, 10 वॉल्यूम्स में, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। सो इनके बारे में ज़्यादा, या और एक चीज़, एनाबैसिस ऑफ अलेक्जेंडर। एनाबैसिस ऑफ अलेक्जेंडर इज ऑल्सो ए ग्रेट सोर्स। चाइनीज अकाउंट के आपके पास फाहिन जो हमें मिलता है, फाहिन का अकाउंट या जुइंगजैंग का अकाउंट, उनसे भी बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। जुइंगजैंग हर्षा के टाइम पे यहाँ पे आया था। फाइन जो है गुप्ता पीरियड में यहाँ पे था। उसने डॉक्यूमेंट किया है गुप्ता की जो कि सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिकल लाइफ उस टाइम की। जुइंगजैंग ने यहाँ पे हर्षा के रेन का टाइम जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज थी, नालंदा, ही स्टडीड एट नालंदा। जुइंगजैंग स्टडीड एट नालंदा। और इसने नालंदा से पढ़ाई की थी, जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी हमारी बिहार में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। आई होप कि आप लोगों को, एंड देयर इज, हम कह सकते इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट देयर इज द डोमिनेंस ऑफ द टेक्स्ट्स ऑन द हिस्ट्री। ठीक है, देयर इज अ वेरी डोमिनेंस, या हमारे पास जो पोइट्री मिलती है वहाँ से भी हम बहुत सारी चीज़ें जो हम खंगालते हैं। सो यही सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। उसके बाद जब इंडियन आर्कोलॉजिकल सर्वे यहाँ पे आया, दैट वाज इंडियन आर्कोलॉजिकल सर्वे, जिसको यहाँ पे सर विलियम जॉन्स ने, ही फाउंड द एशियाटिक सोसाइटी इन 1784 इन कैलकाटा। तो ये जो एशियाटिक सोसाइटी थी उस टाइम की, थोड़ा सा इसके बारे में बोल दूं कि आर्कोलॉजिकल एंड द हिस्टोरिकल परस्यूट्स अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारे पास एशियाटिक सोसाइटी थी वो सर विलियम जॉन्स ने बनाई थी। और उसने जो है एशियाटिक सोसाइटीज़ बनाई थी 1784 में कैलकाटा में बनाई। और इसका एक ही काम था कि जो हिस्ट्री और एंटीक चीज़ें हैं एशिया की, उसके बारे में पढ़ना, उसके बारे में स्टडी करना। एंड दिस एशियाटिक सोसाइटी जो है इसी ने प्रमोट किया फिर एंशिएंट टेक्स्ट्स को। एशियाटिक रिसर्च फिर हुई 1788 में, और फिर यहाँ पे आर्कियोलॉजी होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद जेम्स प्रिंसेप आए, उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम आए, उसके बाद जो फर्स्ट डायरेक्टर थे, ही इज कॉल्ड एज द अलेक्जेंडर कनिंघम इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ द इंडियन आर्कियोलॉजी। ये आपको याद रखना है, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कौन है? दैट इज द अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम, and he was the first director general of ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, ये चीज़ें आपको, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि फिर आज़ाद होने से पहले जॉन मार्शल थे आई थिंक इसके हेड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें हिस्टोरिकल सोर्सेज जो हमारे पास हैं, जिसकी वजह से हम आज जो है हिस्ट्री हमारे पास है और हम अपने इतिहास और अपने पूर्वजों को पढ़ पा रहे हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। आई एम गिविंग माई बेस्ट। और असली जो हिस्ट्री है वो इस चैप्टर के बाद स्टार्ट होगी, दैट इज अबाउट द स्टोन एज, इन विच वी विल टॉक अबाउट द ऑरिजिन ऑफ द अर्ली माइग्रेशन ऑफ ह्यूमंस। अर्ली माइग्रेशन कैसे हुई फ्रॉम अफ्रीका टू इंडिया, और फ्रॉम जो हमारे पास और भी सोर्सेज मिलते हैं कि यहाँ पे जो माइग्रेशन हुई थी ह्यूमंस की, या द अर्ली मैन, इंडिया में कौन था, सबसे पहले इंसान कौन थे इंडिया में। उसके बाद हम उनकी को एग्जिस्टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे कि डिफरेंट हिस्टोरिकल एज के साथ। स्टोन एज के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हमें पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड द लिमिटेशंस ऑफ द स्टोन एज पीरियड।
रॉक एनग्रेविंग्स के बारे में पढ़ेंगे, रॉक पेंटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे. आई विल ट्राई टू कवर सम टॉपिक्स ऑफ द आर्ट एंड कल्चर हियर ओनली, ताकि आप लोगों को अलग से ना पढ़ना पड़े. थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड होप आप लोगों को समझ आया हो.